नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार किसानों की अच्छी खबर, राज्य में एफसीआई किसानों से गेहूं की करेगी खरीदारी। बक्सर के रामपुर से हुई इसकी शुरुआत। श्री अन्न यानी मिलेट्स उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी पहल। राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को किया लागू। योजना से श्री अन्न कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन स्वरूप की जाएगी प्रदान। पर्यटन मंत्रालय ने अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत ओडिशा में रामसर साइट चिल्का झील में प्रशिक्षण किया आयोजित। पर्यटन और पर्यावरण मंत्रालय चिल्का के संरक्षण को लेकर हुए एकजुट। डिजिटल अभियान में देश के गांवों में डिजिटल भारत का हिस्सा बनकर 10 सालों में देश की डिजिटल ग्रोथ में दिया है बड़ा योगदान। ग्रामीण इलाकों में भी अब स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवा से जुड़े सरकार के काम का डिजिटल रूप से मिल रही है मदद। और अब समाचार विस्तार से। पूरे बिहार में एफसीआई किसानों से गेहूं खरीदारी करेगी और इसकी शुरुआत बक्सर के रामपुर से हुई है। केंद्र सरकार ने गेहूं की बम्पर पैदावार को देखते हुए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से 50 लाख टन गेहूं की खरीद की घोषणा की है। इस पर पटना के किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, गेहूं खरीदने की जो बात कही है वो ठीक है। इसमें किसान का हित में ही है, जो काम हो रहा है किसानों का हित में ही है। जिस प्रकार से सरकार ने ये बात कही है वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद है। जो भी इसमें काम किया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से, बिचौलिया जो नहीं रहेंगे उससे हम लोगों को बहुत फायदा। हम लोग माने एफसीआई को देंगे, बिचौलियों के पास में नहीं जाना पड़ेगा। इस पर कहना यही है कि हम लोग के बढ़िया रहेगा, खरीदेगा, हम लोग को बिचौलियों को नहीं देना पड़ेगा। और पर्यटन मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत रामसर स्थल चिल्का झील पर 5वां प्रशिक्षण शुरू किया। ये प्रशिक्षण चिल्का झील के स्थानीय समुदाय, नाव मालिकों और वन विभाग के अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया है। इस पहल के अंतर्गत 15-15 दिनों के 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम ALP और पर्यटन नाविक प्रमाण पत्र PNC आयोजित किए जाएंगे। चिल्का विकास प्राधिकरण CDA की मदद से प्रशिक्षण देने और बाद में उन्हें प्रकृति मार्गदर्शन के रूप में प्रमाणित करने के लिए चिल्का झील और उसके आसपास के स्थानीय समुदायों से कुल 60 प्रतिभागियों की पहचान की गई है। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अमृत धरोहर पहल के अंतर्गत देश भर में रामसर स्थलों की प्रकृति पर्यटन क्षमता का दोहन करके स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है। भारतीय तटरक्षक बल ने त्वरित गतिविधि को संचालित करते हुए 27 बांग्लादेशी मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया है। ये सभी समुद्र में मछली पकड़ने वाली अपनी नौका पर फंसे हुए थे। भारतीय तटरक्षक जहाज अमोघ ने भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर गश्त के दौरान एक बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाली नौका सागर 2 को भारतीय जल क्षेत्र में बहते हुए देखा। बांग्लादेशी नाव का स्टीयरिंग गियर पिछले 2 दिन से खराब था और वे तभी से नाव भारतीय जल सीमा में बह रही थी। मछली पकड़ने वाली इस नौका पर 27 मछुआरे सवार थे। बांग्लादेशी नाव का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और समुद्र में इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। भारतीय तटरक्षक के जहाज अमोघ ने 27 बांग्लादेशी मछुआरों को उनकी नाव के साथ बांग्लादेश तटरक्षक बल के जहाज कमरुज्जमा को सौंप दिया है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित किया गया यह ऑपरेशन सभी बाधाओं के बाद भी समुद्र में बहुमूल्य जीवन को सुरक्षित बचाने के प्रति भारत की वचनबद्धता को प्रदर्शित करता है। और भारतीय मौसम विभाग ने चालू वित्त वर्ष में अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है। हालांकि 2018 के बाद से सबसे हल्की बारिश के कारण कुछ जलाशयों में जलस्तर कम हो गया है। देश में चल रहे ऊर्जा परिवर्तन को देखते हुए ग्रिड को अधिक जड़ता और संतुलन शक्ति प्रदान करने के लिए पंप स्टोरेज प्रोडक्ट्स का विकास महत्वपूर्ण है।
PSP को वाटर बैटरी के रूप में भी जाना जाता है। ये आधुनिक स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों के लिए एक आदर्श पूरक है। वर्तमान में 2.7 गीगावाट की कुल क्षमता वाले PSP देश के कुछ भागों में निर्माणाधीन है और अन्य 50 गीगावाट विकास के विभिन्न चरणों में हैं। देश ऊर्जा परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा सौर ऊर्जा से बिजली दिन के उस समय उपलब्ध होती है जो बिजली की अधिकतम मांग से मेल नहीं खाती है। पनबिजली परियोजनाओं का विकास प्राकृतिक आपदाओं, भूवैज्ञानिक आश्चर्यों और अनुबंध संबंधी विवादों जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण बाधित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में पनबिजली क्षमता में धीमी वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि सरकार ने त्वरित प्रगति के लिए प्रयास करते हुए जल विद्युत विकास के प्रति सक्रिय रुख अपनाया है। और श्री अन्न यानी मिलेट्स उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिलेट उत्पादक किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंपाना ने बताया कि इसमें श्री अन्न, कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाएगी। ये राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी। कृषि मंत्री कंपाना ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी की खेती मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, सिवनी और बैतूल जिलों में होती है। उन्होंने बताया कि मिलेट फसलें विषम जलवायु के प्रति सहनशील हैं तथा कम उपजाऊ भूमियों में भी अच्छी पैदावार देने में सक्षम हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC लिमिटेड ने अगले 3 वर्षों में देश में बिजली, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराने हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूत करने की तत्काल जरूरत को समझते हुए REC लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा टिकाऊ विकास को आगे बढ़ाने और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की साझा दृष्टि के साथ एकजुट हुए हैं। ये दोनों संस्थान संसाधनों और विशेषज्ञता के साथ लाकर उन पहलों की मदद करने का प्रयास करती है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी और देश भर में आवश्यक सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाएंगी। मुर्गी पालन से कैसे किसान न केवल अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, इसके लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई हैं, जिसके तहत मुर्गी पालन फार्म खोलने के लिए भारी सब्सिडी दी जाती है, जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। सरकार की इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार पशुपालन के साथ साथ मुर्गी पालन को बढ़ावा दे रही है, ताकि मांस एवं अंडे के उत्पादन को भी बढ़ाया जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी ही एक योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। दरअसल बिहार सरकार राज्य में 7 निश्चय 2 के तहत लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना चला रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में अंडा उत्पादन करने हेतु 10,000 एवं 5,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की संख्या में वृद्धि के साथ साथ अंडा उत्पादन में वृद्धि करना है। इसके साथ ही राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना एवं राज्य में अंडा उत्पादन से पशुपालन प्रोटीन की उपलब्धता और लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। लाभार्थी व्यक्ति को लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के अंतर्गत मुर्गी फार्म की स्थापना के लिए बैंक से ऋण भी ले सकते हैं, जिस पर भी सरकार द्वारा बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज पर भी 50% का अनुदान लाभार्थी को दिया जाएगा। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उत्तर प्रदेश के बागपत में 14 MLD सीवेज उपचार संयंत्र STP और 2.4 किलोमीटर लंबे इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन I&D नेटवर्क का उद्घाटन किया। परियोजना का मुख्य उद्देश्य नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ DBOT प्रणाली के अंतर्गत 14 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले अत्याधुनिक सीवेज उपचार संयंत्र की स्थापना करना है।
परियोजना की अनुमानित लागत 77.36 करोड़ रुपए है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा और यमुना नदी के जल को शुद्ध करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। शेखावत ने कहा कि पुनर्जीवित कार्यों ने गंगा नदी में जलीय जीवन की वापसी को संभव बताया है, जिसमें मछलियों, कछुओं और डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि हुई है, जो नदी के निरंतर जीवन शक्ति की पुष्टि करती है। मोदी सरकार में बीते 10 सालों में देश की डिजिटल ग्रोथ काफी ज्यादा हुई है। डिजिटल अभियान के चलते देश के गांव भी डिजिटल भारत का हिस्सा बनने लगे हैं। इसके चलते स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवा से जुड़े सरकार के काम डिजिटल रूप से होने लगे हैं। वहीं जनता ने भी डिजिटल इंडिया अभियान का साथ दिया है और डिजिटल ट्रांजैक्शन में विश्वास जताया है। केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत विकसित भारत की तरफ लगातार कदम बढ़ाता जा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान ने इस कदम को और भी मजबूती प्रदान करने का काम किया है। डिजिटल इंडिया के जरिए भारत ने एक उदाहरण पेश किया है कि प्रौद्योगिकी का सही उपयोग मानवता के विकास के लिए कितना क्रांतिकारी साबित हो सकता है। आज भारत चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 में दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2023 में कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 100 अरब से भी ज्यादा रही। इनके जरिए 182 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। भारत की जीडीपी में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था इसकी कुल अर्थव्यवस्था का 10% है और 2020 से 26 तक इसके लगभग 20% तक पहुंचने की उम्मीद है। 2030 तक भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान 62% होने की उम्मीद है, जो कि 2022 में 48% से अधिक है। पिछले 10 वर्षों में भारत का डिजिटल परिवर्तन अभूतपूर्व रहा है। ये सब 2015 में डिजिटल इंडिया पहल की शुरुआत के साथ शुरू हुआ। 2023 तक भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। भारत ने शासन व्यवस्था को बदलने, इसे अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। भारत का विशिष्ट डिजिटल पहचान मंच 1.3 अरब से भी अधिक लोगों को कवर कर रहा है। भारत वित्तीय समावेशन में क्रांति लाने के लिए जैम त्रिमूर्ति यानी जनधन, बैंक खाते, आधार और मोबाइल की शक्ति का उपयोग किया है। सरकारी सहायता के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से लीकेज बंद हुआ है और इससे अगस्त 2023 तक $33 बिलियन की बचत हुई है। कोविन पोर्टल ने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान का समर्थन किया। गतिशक्ति प्लेटफॉर्म हो या फिर ऑनलाइन सार्वजनिक खरीद मंच गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी लेकर आया है। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ई कॉमर्स का लोकतांत्रिकरण हो रहा है। पूरी तरह से डिजिटलीकृत कराधान प्रणालियां पारदर्शिता और ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में बदलने में एक अहम भूमिका निभाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्याज भंडारण इकाई 50 MT की योजना 2024-25 के लिए सब्सिडी दे रही है। राज्य के चयनित जिलों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए 50 मीट्रिक टन क्षमता की प्याज भंडारण संरचना के मॉडल की अनुमानित लागत 6 लाख रुपए रखी गई है, जिस पर लाभार्थी किसानों को 75% अधिकतम 4,50,000 रुपए की राशि अनुदान के तौर पर दी जाएगी। किसानों को ये राशि भंडारण संरचना के निर्माण के बाद संबंधित जिले के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद ही दी जाएगी। प्याज भंडारण का उपयुक्त मॉडल एस्टीमेट उद्यान निदेशालय द्वारा तैयार कराया जाएगा, जिस पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन उपरांत प्याज भंडारण संरचना का निर्माण किया जा सकेगा। प्याज भंडारण संरचना का नक्शा किसान ऑनलाइन विभागीय पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
उद्यानिकी विभाग बिहार सरकार द्वारा प्याज भंडारण के लिए अनुदान योजना को 23 जिलों में लागू किया गया है। इसमें भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर एवं वैशाली जिले शामिल हैं। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ऐसे में जो किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनके पास पहले से 13 अंकों का डीबीटी संख्या का होना आवश्यक है। जिन किसानों के पास ये संख्या नहीं है, वे किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण कर ये संख्या प्राप्त कर सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के अनुमान के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 5 अप्रैल को देसी उड़द का भाव रहा 9,055 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव में 425 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,630 रुपए पर आ गया। राज्य के ही राजकोट मंडी में इस दौरान देसी उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 5 अप्रैल को इसका भाव था 9,250 रुपए। 6 अप्रैल को इसके सौदे 675 रुपए लुढ़क कर 8,575 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में उड़द के भाव की बात करें तो यहाँ उड़द के भाव में सुस्ती देखने को मिली। 5 अप्रैल को यहाँ उड़द का भाव था 9,150 रुपए। 6 अप्रैल को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 9,140 रुपए हो गया। हालांकि गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 अप्रैल को उड़द 8,900 रुपए पर बिकी। रायबरेली मंडी में 5 अप्रैल को उड़द का भाव था 8,775 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव 5 रुपए लुढ़क कर 8,770 रुपए पर हुए। बता दें कि प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। रबी और खरीफ तिल की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिल की पैदावार 3.96 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की उपज 3.92 लाख टन रही थी। वहीं रबी तिल की उपज साल 2023-24 में 33,000 टन हो सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। रबी और खरीफ तिल की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। फिलहाल मंडियों में तिल की आवक सीमित बनी हुई है। बात भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में शनिवार को तिल के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 4 अप्रैल को तिल का भाव रहा 11,300 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव में 300 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 11,600 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राज्य के ही राजकोट मंडी में इस दौरान काले और सफेद तिल के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। 5 अप्रैल को यहाँ काले तिल का भाव था 16,000 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 15,900 रुपए पर आ गया। वहीं बात राजकोट मंडी में सफेद तिल की करें तो यहाँ 5 अप्रैल को सफेद तिल 12,900 रुपए पर बिका। 6 अप्रैल को इसके सौदों में 100 रुपए की मजबूती आई और इसका भाव 13,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया।
और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। पश्चिमी पंजाब के किसान इस समय गेहूं, टमाटर और प्याज में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ टमाटर को कीटों के प्रकोप से बचाएं। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों के किसान भी इस समय गन्ना के अलावा नींबू वर्गीय फलों के पौधों में सिंचाई करें। इसके अलावा यहाँ तैयार गेहूं की कटाई कर लें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाके में गेहूं, गन्ना और बरसीम में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ मिर्च, बैंगन और कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी लगाएं। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में ही इस समय किसान भिंडी, लोबिया, खरबूज, खीरा, करेला, लौकी, कद्दू, तोरी और स्क्वैश की सीधी बुवाई भी कर सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो यहाँ अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान गेहूं में जिंक सल्फेट जैसे उर्वरक का छिड़काव करें। इसके साथ ही यहाँ कपास की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। हरियाणा में इस समय तैयार सरसों की कटाई जारी रखें। दिल्ली और उसके आसपास के किसान तैयार गेहूं की कटाई करें। इसके अलावा यहाँ मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में ही किसान फ्रेंच बीन, लोबिया, चौलाई, भिंडी, लौकी, खीरा, तोरी और ग्रीष्मकालीन मूली की बुवाई करते रहें। दिल्ली के किसान टमाटर, मटर, बैंगन और चने के खेतों में फल छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए चिड़िया का घोंसला लगाएं। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में ही इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार के कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरी रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने पूर्व मेदिनीपुर जिले में NIA पर हुए हमले पर कहा कि इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमलावरों के साथ सख्ती से निपटा जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए शुभकामनाएं। कहा, हम सब मिलकर बीमारियों के इस संकट से लड़ने का संकल्प लें और उन सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को धन्यवाद दें जिन्होंने इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में विशाखापट्टनम अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे टूट गए। हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कार बंद रेलवे क्रॉसिंग को तोड़ते हुए ट्रेन से टकरा गई। मार्च में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना है। इस दौरान 1344 करोड़ ट्रांजैक्शन के जरिए 19.78 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री इस साल 66% बढ़ने की उम्मीद है। इसी के साथ साल 2024 के आखिर तक ईवी कुल पीवी बाजार का लगभग 4% हिस्सा होगा। पंजाब के तरन में महिला के साथ हुए अभद्रता पर भाजपा नेता सरवन सिंह चन्नी ने भगवंत मान सरकार पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास पर बैठे। जंतर मंतर के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी पार्टी नेताओं ने सामूहिक उपवास रखा। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देश में सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। तमिलनाडु के करूर जिले में चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के चिदम्बरम में जनता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत 2019 में 11वीं अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। देश में लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनाव आयोग के आह्वान पर मुरादाबाद में स्कूल के बच्चों ने रेत कला, फेस पेंट और चित्र बनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।